चलिए सही। करंट अफेयर्स हेडिंग डालिए, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में देखिए, सबसे पहले जो हमने कल जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उनकी प्रोसेस क्या थी, ठीक है, क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस थी, किस तरीके से हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता। आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ किसको कितने वोट मिले, कितने प्रतिशत वोट मिले, ठीक है। वहाँ से कुछ स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, हम उनको भी थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखें, सबसे पहले तो आप जानते होंगे हमने कल भी ये चीज़ लिखी है, तो उसे थोड़ा सा ध्यान दें। वहाँ पर दो मुख्य पार्टी थी, जैसा कि मैंने कल भी क्लास में बताया है। एक पार्टी का नाम तो है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, उसे थोड़ा लिख लें एक साइड, डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी। और एक मुख्य पार्टी थी आपकी रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी, क्लियर। तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखें, चूंकि हम इसके बारे में डिटेल कल पढ़ चुके थे, तो आज इसमें थोड़ा सा करंट के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो आपकी आज की करंट अफेयर्स होगी 100% किसी भी एग्जाम में 2021 में जितने भी एग्जाम होंगे, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में होंगे, किसी भी स्टेट के, मैं ये नहीं कह रहा था केवल उत्तर प्रदेश के ही, किसी भी स्टेट के होंगे, सभी में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जानते होंगे, मैंने जैसा कि कल भी बताया है कि इस बार जो जीते हैं आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, जिनका नाम था जो बिडेन, या फिर कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा जो बाइडेन। तो पहले तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर कर लें कि इस बार जो अमेरिका में जीते हैं राष्ट्रपति, उनका नाम है जो बिडेन। और अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, अमेरिका के इतिहास में, हिस्ट्री में, कि सबसे अधिक उम्र के वहां पर कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हुए इतनी अधिक उम्र में। तो याद रखेंगे 78 एज में अगर कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं तो उनका नाम है जो बिडेन, ठीक है। आमतौर पर क्या है अमेरिका में, नॉर्मली 45, 46, 47, 48 तक दो कार्यकाल पूरा करके आदमी रिटायर हुए हैं। जैसे कि बराक ओबामा है, 47 साल करके ही 2 पीरियड करके अपने चले गए। तो जो बिडेन एकमात्र ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो सबसे अधिक उम्र में अमेरिका में राष्ट्रपति बने। पहले तो ये बात क्लियर याद रखें, ठीक है। और किस पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, पूछी जा सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है गधा। इस बार अमेरिका में गधा चुनाव चिन्ह जीता है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन की जीत हुई, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो याद रखना है गधा, ठीक है। और 46वें नंबर के ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, इसे बिल्कुल एकदम कंफर्म याद रखें, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं आपके कौन, जो बिडेन, क्लियर। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि इस बार जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं 59वें राष्ट्रपति चुनाव है, इसको भी ना भूलें। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं वो किस नंबर के राष्ट्रपति चुनाव थे, तो याद रखना है 59वें राष्ट्रपति चुनाव थे, बिल्कुल भी गलती ना करें। और साथ के साथ ये भी याद रखें कि 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, ठीक है। और अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका के जो सबसे अधिक उम्र के अगर कोई राष्ट्रपति बने हैं तो उनका नाम है जो बिडेन, जो कि 78 साल में बने हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है।
और जिस पार्टी से बने हैं उस पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। याद रखनी है, पूछा जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव निशान या कह सकते हैं चुनाव चिन्ह क्या था? गधा। ये बात हमें याद रखनी है। उसके साथ साथ रिपब्लिक पार्टी के जो आपके हारे हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि हाल ही में जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है उसमें जो बिडेन की जीत हुई है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने जो बिडेन, तो वो किस पार्टी के, मतलब कि जो बिडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने किस को हराया? तो ट्रंप को हराया। ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप को हराया। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के थे? रिपब्लिक पार्टी। सीधा सीधा याद रखना, ठीक है। रिपब्लिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? एग्जाम में पूछा जा सकता है हाथी। तो कभी तो अमेरिका में हाथी जीतता है और कभी अमेरिका में गधा जीतता है। बस हाथी और गधे के ही बीच वहां पर मैक्सिमम टक्कर होती है, क्योंकि अमेरिका में दो ही प्रमुख पार्टी हैं, या तो डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर रिपब्लिक पार्टी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद जैसा कि हमने कल भी देखा जब हमने क्लास ली कि वहां पर टोटल 538 इलेक्टोरल वोट है, मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनने वाले सदस्य, ऐसा कह सकते हैं इसे जनरल लैंग्वेज में। अमेरिका में टोटल इलेक्टोरल वोट कितने हैं? 538 पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, फिर से याद रखें। या कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, ये जो 538 सदस्य हैं ये वो सदस्य हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनते हैं। इन 538 सदस्यों में से 435 सदस्य प्रतिनिधि सदन के हैं, जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जबकि 100 सदस्य सीनेट के हैं, जिसको हम मतलब कि भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको राज्यसभा कहा जाता है, और भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो अमेरिका की प्रतिनिधि सदन को लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 3 सीटें आप जानते होंगे, 3 सीटें वाशिंगटन डीसी, जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। ये 3 सीटें अलग एक जिले के लिए रखी गई हैं, जो कि जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी। तो 538 पर चुनाव हुआ और 538 में जो भी 270 का बहुमत हासिल करता है, ध्यान से सुनिए, अमेरिका में जो भी 270 इलेक्टोरल वोट पा लेता है या फिर 270 से ज्यादा पा लेता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। बात समझ में आई? तो अगर हम अब की बात करें, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो ये हैं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट याद रखें। चूंकि जो बिडेन इस समय नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने अमेरिका के 46वें, तो फिर उन्होंने कितने इलेक्टोरल वोट जीते? तो लिख लें 306 इलेक्टोरल वोट उन्होंने जीते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका में हुए नव राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन की जीत हुई, उन्हें कितने इलेक्टोरल वोट हासिल हुए? तो याद रखेंगे उन्हें 306 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अपने आप में जो 270 का बहुमत है, 270 के बहुमत से कहीं ज्यादा है, ये बात आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। अब अगर सीधी सी बात है इनको इतने मिले हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को कितने मिले? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लिख लें डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप हारे हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कितने इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुए, है ना। तो याद रखनी है 232 इलेक्टोरल वोट प्राप्त हुए हैं, किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात भी याद रखें, कई बार इसे परसेंटेज में पूछा जाएगा, तो याद रखें 51.1% वोट आपके जो बिडेन को मिले हैं अमेरिका में इस बार। याद रखें, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बिडेन को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं। 51.1% वोट प्राप्त हुए हैं जो बिडेन को। जबकि अगर पूछी जाती है डोनाल्ड ट्रंप को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, तो याद रखना है 47.2% वोट आपके डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। 47.2% वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, अगर परसेंटेज में पूछी जाती है एग्जाम में। हमें हर तरीके से क्वेश्चन को कवर करके चलना है, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई जो बिडेन जो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनको कितने प्रतिशत वोट मिले? तो 51.1%।
कितनी इलेक्टोरल वोट हासिल हुए, तो 306। जबकि जो हारे प्रत्याशी हैं, जो रिपब्लिक पार्टी के हैं, जिसका पुराना नाम है ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है रिपब्लिक पार्टी को, ट्रम्प, वो 232 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और कितने प्रतिशत मिले हैं, 47.2% वोट मिले हैं। ये तो वो प्रतिशत, ये जो वोट हैं ये तो हैं आपके इलेक्टोरल। अब इन्हें संख्या के हिसाब से, जनता की संख्या के हिसाब से कितने वोट प्राप्त हुए वो भी याद रखें। उसे भी आप लिख लें कि जो कि पहले जो बिडेन के लिखने हैं, जो बिडेन जीते हैं तो उनका लिखने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं, 7,99,71,092 जो बिडेन को प्राप्त हुए हैं 7,99,71,092 वोट प्राप्त हुए हैं जो बिडेन को अमेरिका की जनता के। ध्यान रखें 7,99,00,000, ध्यान से देखें 7,99,71,092 वोट प्राप्त हुए हैं जो बिडेन को। अगर गिनती में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जबकि ट्रंप को कितने वोट प्राप्त हुए हैं तो उनके भी बारे में आप लिख लें 7,38,60,60,927 7,38,60,927 वोट प्राप्त हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिडेन को कितने, देखो बिडेन को जो मतों के हिसाब से अगर हम देखें तो 7,99,71,092 वोट प्राप्त हुए जो बिडेन, जो कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनको टोटल इलेक्टोरल वोट कितने मिले, ये वो इलेक्टोरल वोट हैं जो कि सदस्य चुनते हैं। ठीक है भाई, जनता ने किसको चुना, इलेक्टोरल सदस्य को, और इलेक्टोरल सदस्य किसको चुनते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो 306 वोट प्राप्त हुए हैं जो बिडेन को। अगर परसेंट में पूछा जाता है तो याद रखेंगे 51.1% वोट जो बाइडेन को प्राप्त हुए हैं, जो कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद इनका भी याद रखें 232 ट्रंप को प्राप्त हुए हैं, ये इलेक्टोरल वोट हैं। परसेंट में पूछी जाती है तो 47.2% प्राप्त हुए हैं। और अगर वोटों की गिनती के हिसाब से याद रखें तो 7,38,60,60,927 वोट प्राप्त हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। कई बार क्या है एग्जाम में टॉप के दो ना देकर तीसरी पार्टी भी पूछी जा सकती है, भाई तीसरे पे कौन गए। तो मैक्सिमम दो ना पूछ के, कहीं ऐसा ना हो तीसरी पूछ ले तो हम तीसरी को भी लगभग क्लियर कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमेरिकी चुनाव में अगर कोई तीसरे नंबर पर रहा है पार्टी तो उस वैसे उस पार्टी का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पार्टी का नाम लिख लें, लिबर्टेरियन पार्टी। लिबर्टेरियन पार्टी ऐसा लिख लें। ठीक है, लिबर्टेरियन पार्टी, उसमें क्या है, उसमें महिला है तीसरे नंबर पर। पहले तो ये भी याद रखें, महिला है तीसरे नंबर पर। लिबर्टेरियन पार्टी की महिला है जो तीसरे नंबर पर रही हैं आपके किसमें, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, और अगर इनको परसेंट में पूछा जाए कितने वोट मिले तो याद रखना 1.2% वोट मिले इन्हें अमेरिका में। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, अमेरिका का जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो उसमें मैक्सिमम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा दो ही मुख्य पार्टी होती है, उन्हीं का राष्ट्रपति बनता था, या तो गधा जिसका चुनाव चिन्ह है डेमोक्रेटिक पार्टी, या फिर रिपब्लिक पार्टी जिसका हाथी। बाकी तो सब ऐसे ही होती है। ठीक है, तो कई बार याद रखेंगे तीसरी जो बन रही है वो महिला है, तो उनको कितने प्रतिशत वोट मिले, तो 1.2% वोट मिले, पूछी जा सकती है। लिबर्टेरियन पार्टी के भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर 1.2% वोट मिले तो इन्हें वोट फिर कितने मिले, अगर ये भी पूछ ले तो लिख लेनी है 18,53,235। 18,53,235 18,53,235 वोट प्राप्त हुए हैं। नंबर 3 पर जो रही है महिला, अगर ये महिला है तो फिर इनका नाम क्या है,
तो इनका नाम भी लिख लें, जो जॉर्ज जेनसन, जो जॉर्ज जेनसन। ये तीसरे नंबर पर जो रही है, पूछी जा सकता है इनका नाम क्या है, जो जॉर्ज जेनसन, जो जॉर्ज जेनसन, जेनसेन। हमें तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर लेना है, कई बार पूछा जा सकता है। वैसे मैक्सिमम 2 पूछने की उम्मीद ज्यादा है परीक्षा में, लेकिन तीसरा भी हमें याद रखना चाहिए। कई बार होता है कि जब परीक्षा से ज्यादा स्टूडेंट बाहर करने हो तो परीक्षा एजेंसी कुछ अटपटे से क्वेश्चन एग्जाम में रख देती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। अमेरिकी चुनाव में तीसरे नंबर पर जो रही है वो महिला है, जिनका नाम है जो जॉर्ज जेनसन, ठीक है। किस पार्टी की थी, मैंने अभी आपको बताया भी है, लिबर्टेरियन पार्टी की है। और इनको जो वोट मिले हैं 1.2% वोट मिले हैं। याद रखना है कितना मिला है, 18,53,235 वोट इन्हें मिला। क्लियर। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद में कुछ अमेरिका के, ये तो आपके इस तरीके के क्वेश्चन है जो यहाँ से करंट के हिसाब से बन सकते हैं अमेरिका से। अब कुछ अमेरिका के ऐसे सवाल हैं जो स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं और इसे जीएस की दृष्टि से भी हम देखते हैं, जनरल स्टडी। जैसे कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ। चूंकि हम 2-3 दिन से अमेरिका ही पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा तीसरा दिन अमेरिका पढ़ते हुए, तो अमेरिका से संबंधित जो भी अन्य तथ्य और महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन पर थोड़ा सा देख लें। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। पहले तो हमें ये याद रखना है। अच्छा, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, तो फिर क्यों मनाया जाता है 4 जुलाई को? इसका मतलब इस बात से ये बात क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका भी किसी न किसी का गुलाम था। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जब 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो सीधी सी बात है ये भी किसी के गुलाम थे। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे इंग्लैंड के गुलाम थे, ये भी बात याद रखेंगे। ये भी इंग्लैंड के गुलाम थे जैसे कि भारत था। क्लियर। 4 जुलाई, अच्छा क्यों मनाया जाता है 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस? 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उस समय, जॉर्ज वाशिंगटन। 4 जुलाई 1776 को जो अमेरिका के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने एक घोषणा की कि मतलब कि डिक्लेरेशन किया कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूएसए, मतलब यूएसए अपने आप में स्वतंत्र हो गया। तो ये पूछी जा सकती है डिक्लेरेशन किस दिन हुआ था। 4 जुलाई 1776 को ये डिक्लेयर हुआ था, जो कि अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि 4 जुलाई 1776 को कि अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है, या कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, है ना। किससे अलग हुआ? ब्रिटेन से। ये बात याद रखनी, ब्रिटेन से अलग, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, ये भी बात याद रखनी। चूंकि ये स्वतंत्र 1776 में हुआ और 4 जुलाई को हुआ, यही कारण है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा ये बात याद रखें, जैसा ही आपने देखा होगा कि 1776 के बाद 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए थे वही जो प्रथम स्वतंत्र, इनके जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो 1789 में वो प्रथम राष्ट्रपति भी बने और इनका कार्यकाल रहा था 1789 से 1797। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो थे जॉर्ज वाशिंगटन और इनका कार्यकाल क्या था? 1789 से 1797। क्लियर। उसके बाद आप जानते होंगे अमेरिका की, अगर हम बात करें अमेरिका की जो राजधानी है उसका नाम है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की राजधानी कौन सी है, तो वाशिंगटन डीसी, वो भी उन्हीं के नाम पर है, वाशिंगटन डीसी।
डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कई बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। वॉशिंगटन डीसी, पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए अमेरिका की राजधानी कौन सी है, वॉशिंगटन डीसी। फिर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे, पोटोमैक नदी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है पोटोमैक नदी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी। ये एक जिला है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था किस क्लास में, कि जिसमें अमेरिका की संसद में या फिर राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में 3 स्पेशल सीटें इस जिले को दी गई हैं, क्लियर, जिसमें कि 1 प्रतिनिधि सदन की है और 2 सीनेट की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। उसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें तो जानते होंगे ये जो अमेरिका है जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहीं कहीं पे यूएस भी बोल दिया जाता है, किस महाद्वीप में आता है, तो याद रखना है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है अमेरिका। अगर कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। याद रखना है, फिर भी एक बार रिकैप करा देता हूँ, याद रखना है, पहले पर है आपका एशिया, दूसरे पर है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पर ही उत्तरी अमेरिका है और चौथे पर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद 5वें पर है अंटार्कटिका, 6ठे पर यूरोप, 7वें पर ऑस्ट्रेलिया। 7 ही महाद्वीप है हमारे विश्व में, ठीक है। तो याद रखना ये जिसको हम अमेरिका पढ़ रहे हैं तो वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 3रा स्थान है, पहले पे चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे पे अमेरिका। तो ये बात भी याद रखें, जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का विश्व में 3रा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का विश्व में 3रा स्थान है, याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का दुनिया में 4था स्थान है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का दुनिया में 4था स्थान है। कैसे 3रा है, कैसे 4था है, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। जनसंख्या के हिसाब से पहले पर है आपका चाइना, दूसरे पर है आपका इंडिया और तीसरे पर है अमेरिका। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो एरिया के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आता है रसिया, दूसरे नंबर पर आता है आपका कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है, ठीक है, तीसरे नंबर पर आता चाइना और चौथे नंबर पर आता आपका अमेरिका। क्लियर हुआ आपके? तो ये सब चीजें एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती हैं, यूएसए से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आपने शायद कॉन्टिनेंट में पढ़ा होगा, जब मैंने पीछे कॉन्टिनेंट पढ़ाए थे। अमेरिका, चूंकि हम जान चुके हैं अमेरिका किस महाद्वीप में है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, या कह सकते हैं हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मतलब कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। फिर से ध्यान से सुने, एग्जाम में पूछा जा सकता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा, अमेरिका। चूंकि हम अमेरिका पढ़ रहे हैं इसलिए अमेरिका क्लियर हो जाना चाहिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा है, तो पहला है आपका कनाडा, याद रखना चाहिए। उत्तरी अमेरिका में है कनाडा, जो कि जस्ट इसके ऊपर है मैप में, जैसे ही आप देखेंगे तो याद आ जाएगा कनाडा। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा कवरिंग ठीक से करें, अगर एग्जाम में पूछी जा सकती है
एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अमेरिका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है यूएसए। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या कह सकते हैं बाइडेन वाला अमेरिका। ठीक है, तो जब मैंने पीछे शायद कॉन्टिनेंट पढ़ाए थे तो एक चीज बताई थी, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो ही प्रमुख देश ऐसे हैं जो बड़े हैं, एक तो कनाडा और एक अमेरिका। हम ऐसे देख लेते हैं, यहां से थोड़ा सा देख लें। इस तरीके से ऊपर है आपका कनाडा, और नीचे है आपका यूएसए। जब आप मैप में भी देखेंगे तो बिल्कुल यही स्थिति स्पष्ट दिखाई देगी, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। ऊपर कनाडा है, नीचे अमेरिका है, ना कि ऊपर अमेरिका है नीचे कनाडा है। ये बात स्पष्ट याद रखें। ऊपर जो है, जब आप राजनीतिक मैप में जाकर देखेंगे विश्व में, तो उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें ऊपर की साइड कनाडा चमकेगा आपको, और उसके जस्ट नीचे अमेरिका चमकेगा, यूएसए के नाम से जिसे जाना जाता है। दोनों को विभाजित करने वाली एक रेखा है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा को एक दूसरे से अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसा भी कह सकते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या फिर हिंदी में कह सकते हैं 49 डिग्री अक्षांश रेखा। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है। अमेरिका और कनाडा को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूंकि हम अमेरिका पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें अमेरिका के बारे में मैक्सिमम तथ्य पढ़ लेने हैं। तो याद रखना 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या हिंदी में कह सकते हैं 49 डिग्री अक्षांश रेखा, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसमें भी दक्षिणी नहीं, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये किसको अलग करती है, अमेरिका को कनाडा से। ये भी बात याद रखें, अगर यही क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी विभाजित करने वाली दो देशों के बीच रेखा, दुनिया में सबसे बड़ी या पूरे विश्व में सबसे बड़ी वो रेखा जो दुनिया के दो देशों को अलग करती है, तो ये यही है आपकी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय रेखा है किन्हीं दो देशों के बीच। और अगर ये इतनी बड़ी है तो फिर ये कितनी बड़ी है, 8,891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 8,891 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन सी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय रेखा है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, और अगर ये सबसे बड़ी है दुनिया की तो फिर कितनी है, 8,891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जिसे हम सुपीरियर झील के नाम से जानते हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। इसमें एक तथ्य को थोड़ा सा याद रखेंगे, कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है, तो इस बात को याद रखें। अगर एग्जाम में यूएसए दिया गया है और कनाडा नहीं है तो हमारा आंसर होना चाहिए यूएसए, और अगर यूएसए नहीं है और यही क्वेश्चन पूछा है तो हमारा आंसर होना चाहिए कनाडा, क्योंकि ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिख लिया सभी ने?
लिख लिया जी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि अमेरिका से संबंधित कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक तथ्य और जानकारी आपको दे दूं। अलास्का नाम सुना होगा आपने, अलास्का। अलास्का अमेरिका का सबसे अंतिम राज्य बना, जो कि 50 राज्य थे, जो कि हम जानते हैं अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50। अलास्का जो था, जब मैंने कॉन्टिनेंट पढ़ाया था उत्तरी अमेरिका, तो एक बताया था कि बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि अलग करती है अलास्का को रूस से, है ना। आपने देखा होगा बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करती है। अलास्का जो था पहले इंग्लैंड का पार्ट था, वो इंग्लैंड का हिस्सा था, ब्रिटेन का। ब्रिटेन की और रसिया की चल रही थी, ब्रिटेन की उस समय रसिया की चल रही थी, तो रसिया ने वो हिस्सा अमेरिका को बेच दिया, क्लियर। और जब अमेरिका को बेच दिया उस समय, तो फिर क्या था कि जैसे ही रसिया ने उसको बेचा, कुछ समय बाद में बहुत तगड़ी सोने की खदानें निकली उसमें से, अलास्का वाली जगह में से। मतलब काफी सारा पैसा अमेरिका के पास आया। वैसे अमेरिका पहले बहुत छोटा सा था, और उस पैसे से उसने और भी जगह खरीदनी शुरू कर दी, और भी इससे अपने कर लिए। तो आज देखी जाए मैप में तो अमेरिका काफी बड़ा है, ठीक है। पहले इतना बड़ा नहीं था, वाशिंगटन डीसी के आसपास का हिस्सा था, बस छोटा सा, क्लियर। तो ये भी चीजें थोड़ी सी याद रखनी है, कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये अमेरिका से संबंधित तीसरी क्लास थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।